दोस्तों नमस्कार। आज की स्पेशल वीडियो में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की विदेश नीति की ताकत दिखाती है बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि अब भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। यह कहानी है भारत की उस नई आवाज की जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, रूस और चीन तक गूंज रही है। हम बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के उन तीखे बयानों की जो यूएन के मंच पर दिए गए और जिन्होंने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साथ ही अमेरिका के 19 सांसदों के उस खत की जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से पंगा न लेने की सलाह दी। और हां, रूस की उस मांग को ठुकराने की जहां भारत ने अपनी करेंसी को प्राथमिकता दी। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक रिटेलिंग नहीं है। हम इसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ऐतिहासिक बैकग्राउंड जोड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे और यह बताएंगे कि यह सब भारत के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत की इस नई ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि यह संदेश हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। आज का भारत वह भारत नहीं है जो 1947 में आजाद हुआ था और दुनिया की नजरों में एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बनने वाला है। हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत है और हम स्पेस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। लेकिन विदेश नीति में यह बदलाव सबसे ज्यादा नजर आता है। पहले भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता था, न किसी के साथ न किसी के खिलाफ। लेकिन अब मिशान की संकार 8-8 मारीच मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहा है। यानी हम हर देश से रिश्ते रखेंगे लेकिन अपने हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे यूएन के उस प्रस्ताव पर जो भारत में अवैध प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड देने की बात करता है। जयशंकर जी ने इसे कैसे काउंटर किया, अमेरिका में क्या हुआ, रूस के साथ क्या डील थी और पाकिस्तान चीन के साथ मीटिंग में क्या फैसला हुआ। हम हर पॉइंट को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, ऐतिहासिक कनेक्शन जोड़ेंगे और बताएंगे कि यह भारत के लिए क्यों गेम चेंजर है। तैयार है? चलिए डाइव इन करते हैं। यूएन का फरमान और भारत की करारी जवाब। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा मंच जहां 193 देश मिलकर फैसले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसका मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना है। भारत यूएन का फाउंडिंग मेंबर है और हमने हमेशा इसका सम्मान किया है। लेकिन हाल ही में यूएन की एक एजेंसी यूएनएचसीआर ने एक प्रस्ताव दिया कि भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड जारी किया जाए। यह कार्ड क्या है? यह एक आईडी जैसा डॉक्यूमेंट है जो यूएन देता है उन लोगों को जो अपने देश से भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं। वजह हो सकती है युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदा। लेकिन भारत के लिए यह क्यों समस्या है? क्योंकि भारत पहले से ही करोड़ों लोगों की आबादी वाला देश है। 1.4 अरब से ज्यादा हमारे संसाधन सीमित हैं, पानी, जमीन, जॉब्स। ऊपर से हम पहले ही लाखों शरणार्थियों को शेल्टर दे रहे हैं। उदाहरण लीजिए, 1980 में श्रीलंका के सिविल वॉर के दौरान 90 से ज्यादा तमिल भारत आए। तमिलनाडु के कैंपों में वे आज भी रहते हैं। भारत ने उन्हें एजुकेशन और हेल्थ केयर दिया लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद 26 से ज्यादा अफगान भारत आए। दिल्ली और आसपास वे रहते हैं लेकिन भारत ने उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया। म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या की संख्या लाखों में है। वे जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद में बसे हैं लेकिन भारत उन्हें बैक भेजने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। अब यूएन कहता है कि इन सबको रिफ्यूजी कार्ड दो ताकि वे कानूनी तौर पर रहें, काम करें। लेकिन जयशंकर जी ने यूएन जनरल असेंबली में कहा, भारत मानवता का समर्थन करता है लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिक हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत की आबादी 46 करोड़ पार कर चुकी है और हम पहले से ही क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो
भारत ने 1971 के बांग्लादेश वॉर में 1 करोड़ शरणार्थियों को शेल्टर दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस था। लेकिन तब भी हमने यूएन की हर बात नहीं मानी। जयशंकर जी ने पॉइंट आउट किया कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश खुद शरणार्थियों को बॉर्डर पर रोकते हैं। अमेरिका की मैक्सिको बॉर्डर वॉल याद है। चीन उइगर मुस्लिमों को खुद दबाता है, लेकिन भारत को लेक्चर देता है। ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के बाद इमिग्रेशन सख्त कर दिया, तो भारत क्यों बोझ उठाए? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी यूएन को करारा जवाब दिया। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, भारत ने 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किया है, इसलिए यूएन का कोई कार्ड यहां लीगल नहीं है। भारत का संविधान सर्वोच्च है। यह फैसला 2023 में आया था, जब रोहिंग्या केस में कोर्ट ने कहा कि भारत डिपोर्ट कर सकता है अगर सिक्योरिटी इश्यू हो। यह बयान यूएन के हॉल में गूंजा और दुनिया चुप हो गई। क्यों? क्योंकि भारत अब G20 का लीडर है, क्वाड का मेंबर है और ब्रिक्स में प्रमुख भूमिका निभाता है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है, जबकि दुनिया की 2%। तो अब कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आते हैं अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म 2025 में वे फिर प्रेसिडेंट बने, लेकिन भारत अमेरिका रिलेशंस में ठंडक है। क्यों? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने ट्रेड टैरिफ बढ़ाए और H1 भी वीजा सख्त किए, जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को प्रभावित करता है। ऊपर से कश्मीर और CAA पर अमेरिका ने कमेंट किए, जो भारत को पसंद नहीं आया। लेकिन हाल ही में 19 अमेरिकी सांसदों, ज्यादातर डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स, ने ट्रंप को ओपन लेटर लिखा। इसमें कहा गया, भारत से टकराव अमेरिका के लिए महंगा पड़ेगा। भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अगर रिलेशंस खराब हुए तो रूस और चीन फायदा उठाएंगे। यह खत मीडिया में लीक हो गया और वॉशिंगटन में हलचल मच गई। ट्रंप के पहले टर्म में क्वाड मजबूत हुआ, लेकिन अब दूसरे टर्म में ट्रेड वॉर। इन सांसदों ने पॉइंट किया कि भारत इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करता है। अगर भारत नाराज हुआ तो रूस के साथ हमारी S-400 डील बढ़ेगी और चीन को फ्री हैंड मिलेगा। यह खत क्यों वायरल हुआ? क्योंकि यह दिखाता है कि अमेरिका के अंदर भी भारत की ताकत को मान्यता मिल रही है। भारतीय डायस्पोरा 4 मिलियन से ज्यादा अमेरिका में प्रभावशाली है। कमला हैरिस जैसी लीडर्स भारतीय मूल की हैं, तो ट्रंप को अब सोचना पड़ेगा, क्या ट्रंप जवाब देंगे? देखते हैं। लेकिन यह भारत की जीत है। अब बात रूस की। रूस भारत का पुराना दोस्त है। 1971 वॉर में यूएन में वीटो किया और हमेशा सपोर्ट। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रूस पर सैंक्शंस हैं और ट्रेड मुश्किल। रूस चाहता था कि भारत ऑयल के पेमेंट में चाइनीज युआन यूज करे, लेकिन भारत ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि युआन यूज करने से चीन की इकोनॉमी स्ट्रांग होती और हमारी रुपया कमजोर। भारत ने कहा, या तो रुपया रूबल में ट्रेड या हमारी करेंसी में। यह फैसला आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से भारत डॉलर पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब हम रुपए को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। UAE, मालदीव्स के साथ हम रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा, अपनी करेंसी पर भरोसा करो, तभी दुनिया करेगी। साथ ही एक मीटिंग हुई, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। टॉपिक अफगानिस्तान का फ्यूचर। स्टेटमेंट जारी हुआ कि कोई बाहरी मिलिट्री एक्टिविटी रीजन की पीस के लिए थ्रेट है, यानी अमेरिका या कोई और यहां बेस नहीं बनाएगा। भारत और पाकिस्तान का एक साथ साइन करना बड़ा है। ऐतिहासिक रूप से भारत पाक रिलेशन टेंसेस हैं 1947 पार्टीशन, 1965 71 वॉर्स। लेकिन अब तालिबान अफगानिस्तान में दोनों देश पीस चाहते हैं। यह दिखाता है कि साउथ एशिया अब इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। दोस्तों, अब डीप एनालिसिस। भारत की यह स्टैंड क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक रूप से हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर है और 2030 तक 7 ट्रिलियन होने वाली है। लेकिन शरणार्थी इशू से इकोनॉमी पर बोझ पड़ता, एक्स्ट्रा हेल्थ केयर, जॉब्स लॉस। राजनीतिक रूप से यह संप्रभुता का सवाल है। भारत का संविधान आर्टिकल 51 में कहता है कि हम इंटरनेशनल पीस प्रमोट करेंगे, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करेंगे।
1985 में नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट शुरू किया, लेकिन 1962 चीन वॉर में हमें सबक मिला। अब हम स्ट्रांग हैं। इसरो के चंद्रयान, डीआरडीओ के मिसाइल्स, ग्लोबल इंडेक्स में हमारा पासपोर्ट पावर बढ़ रहा है। वायरल पोटेंशियल, यह स्टोरी पैट्रियोटिज्म से भरी है। हर भारतीय को गर्व होगा कि हम यूएन को जवाब दे रहे हैं, अमेरिका को चेतावनी मिल रही है और रूस को ना कह रहे हैं। विस्तारित एनालिसिस, शरणार्थी नीति का इतिहास। चलिए शरणार्थी इशू को और डिटेल में समझते हैं। दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी हैं, सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान से। यूएन की 1951 कन्वेंशन कहती है कि रिफ्यूजी को प्रोटेक्शन दो, लेकिन 147 देशों ने साइन किया, भारत ने नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के समय हमने 1.5 करोड़ रिफ्यूजी हैंडल किए और हमें लगा कि यूएन की डेफिनेशन हमारे लिए फिट नहीं। जैसे धार्मिक उत्पीड़न, सीएए, 2019 में हमने पाक, बांग्ला, अफगान से हिंदू, सिख आदि को नागरिकता दी, लेकिन मुस्लिम को नहीं, जो यूएन को पसंद नहीं आया। लेकिन कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। मानवता अच्छी, लेकिन कैपेसिटी देखो। दुनिया के अमीर देश रिफ्यूजी नहीं लेते, भारत को क्यों? भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड। अमेरिकी खत का डिटेल ब्रेकडाउन, 19 सांसद। कौन है ये? ज्यादातर इंडियन अमेरिकन लॉबिंग ग्रुप से कनेक्टेड, जैसे यूसिन पैक। उन्होंने कहा भारत क्वाड का पिलर है, इंडो पैसिफिक में चीन को चेक करता है, ट्रेड $200 बिलियन का है, अपने सारी बरका, घर रिलेशंस खराब, तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी फेल। ट्रंप का रिस्पॉन्स, वे ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन भारत के साथ मीटिंग प्लान कर रहे हैं। रूस से हम 60% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 2022 से बढ़ा, लेकिन सैंक्शन से डॉलर नहीं यूज कर सकते। रूस ने युआन सजेस्ट किया क्योंकि चीन उनका पार्टनर, लेकिन भारत ने कहा नो, क्योंकि चीन से ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन का है। हमारा प्लान, रुपए, इंटरनेशनलाइजेशन, ब्रिक्स में न्यू करेंसी डिस्कस हो रही है। जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट, यह मीटिंग मॉस्को में हुई। तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन पीस के लिए बात। भारत ने $3 बिलियन की एड दी। अफगान को पाक के साथ एक होना बड़ा, क्योंकि इसी तालिबान सपोर्ट करता है, लेकिन अब दोनों चाहते हैं स्टेबिलिटी। नया भारत, नई दुनिया। दोस्तों, यह कहानी भारत की ताकत की है। जयशंकर जी, सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने दिखाया कि हम आत्मनिर्भर हैं। अब वक्त है हम सब मिलकर सपोर्ट करें। कमेंट में जय हिंद लिखो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में और अपडेट्स पाने के लिए